Hello everyone, this is Shayan Heather and welcome to my course Understanding Stock Market for Beginners. As the name of the course suggests, this course is completely for beginners and I'll tell you about stock trading from the beginning to the very advanced level. The contents for our today's lecture will be: firstly, I want to talk to you about some disclaimers for the stock market. Then we'll talk about investing and trading. Then trends, time frames, then candlesticks, what are support levels, resistance levels. I told you in the introductory video that we'll cover some fundamental analysis as well. So without further ado, let's start with the disclaimer. So स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गेम ऑफ लक. सही है. यानी कि आपने बहुत सुना होगा कि इस बंदे ने पैसे लगाए और इसके पैसे मतलब डबल ट्रिपल हो गए स्टॉक ट्रेडिंग की वजह से. ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है. लेकिन उस बंदे ने पैसे भी कुछ सोच के लगाए होंगे. ऐसे ही तो उसने अपने पैसे नहीं लगा दिए होंगे. कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा कि भाई अच्छा ये मूवमेंट है तो मैं पैसे लगाऊँ. तो कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. और स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो लक पे नहीं चलती. आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ये सोच के पैसे लगाए कि मैं आज पैसे लगा रहा हूँ, ये कल नहीं तो परसों तो ऊपर चला जाएगा. मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पैसे डूब जाएंगे. नेक्स्ट इज़ लर्न फर्स्ट देन प्रिडिक्ट या फिर इन्वेस्ट. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने पैसे अगर बगैर लर्निंग के लगाएंगे, बगैर एनालिसिस के लगाएंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे. यानी कि आपको पहले चार्ट्स देखना आना चाहिए, पहले उसको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए. 100% सर्टेन कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में. 100% सर्टेन कुछ भी नहीं. अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ ऊपर जाएगी, उसकी बात आप कभी नहीं मानिएगा. वो चीज़ जा सकती है ऊपर, बिल्कुल चांसेस हैं उसके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ऊपर जाए. तो मेरी आपसे यही होगी कि पहले आप लर्न करें स्टॉक मार्केट को, देन उसमें इन्वेस्ट करें. उसके बाद जो है विदाउट नॉलेज इट इज़ गैम्बलिंग. जैसे कि अगर आप बगैर सोचे समझे कहीं पे भी पैसा लगा देंगे और वो डूब गया तो ज़ाहिर सी बात है, दिस इज़ गैम्बलिंग. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पेपर ट्रेडिंग. पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे वो आपको फेक मनी देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इन द स्टॉक्स. जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, टॉप ऑफ माई माइंड. और एक आध दो वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा. ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे, आप कोई भी स्टॉक वहाँ पे सर्च करेंगे, उसके आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन देगा. या तो आप उससे पेपर ट्रेडिंग कर लें, वहाँ से एनालिसिस करें कि भाई मैंने इतने पैसों से ये स्टॉक बाय कर लिया है, अब मैं इसको एनालिसिस करूँगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. और नीचे जा रहा है, अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ली है और वो नीचे भी चला गया तो आपको सीखने को ही मिलेगा. क्योंकि आपके रियल मनी तो जा नहीं रहा, आपका जो आपको फेक मनी वो वेबसाइट वाले देंगे वही जा रहा है आपका. एक तो तरीका ये है इसका. दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पेपर लें, पेपर में आप अपने पास देखते रहें कि भाई इस प्राइस पे मैं ये स्टॉक बाय कर रहा हूँ, इस प्राइस पे ये स्टॉक बाय कर रहा हूँ. फिर आप उसको देखें, उस स्टॉक की प्राइसेस को देखें कि वो कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मुझे कहाँ सेल करना है उसको. ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कौन से पैटर्न्स आपने देखने होते हैं, कौन से चार्ट्स होते हैं, कौन से ट्रेंड्स होते हैं. ट्रेंड्स तो आज हमारे कोर्स में भी है. कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं. तो आगे चलते हैं हम. सही है. सबसे पहले है हमारे पास इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग. अब इन्वेस्टिंग जो है हमारे पास जो स्टॉक है उसमें दो चीज़ें हैं. एक है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग. इन्वेस्टिंग जो हमारा वो होता है वो है लॉन्ग टर्म गेम, और ट्रेडिंग जो है वो है हमारा शॉर्ट टर्म गेम. इन्वेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे. और ट्रेडिंग में हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस. अगर मैं आपको इन्वेस्टिंग की एक एग्जांपल दूं, लॉन्ग टर्म गेन क्यों बोल रहा हूँ. फॉर सपोज़ आप एक स्टॉक बाय करते हैं यहाँ पर. सही है. आपने एक स्टॉक यहाँ पे बाय किया. फॉर सपोज़ इसकी प्राइस थी 30 रुपीज़. 30 रुपीज़ में आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर है. सही है. हमारा जुलाई चल रहा है, हमने यहाँ पे स्टॉक बाय किया. सही. और हमने इसको होल्ड रखा, पूरा साल इसको हमने होल्ड रखा और हमने इसको यहाँ बेचा. सही है. तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टिंग, यानी लॉन्ग टर्म गेन. हमने सिर्फ उसके फंडामेंटल्स को देख के कि भाई कंपनी अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, वो सब देख के हमने उसमें इन्वेस्ट किया. तो ये है इन्वेस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म गेन। इसी का वाइस वर्सा है ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने सेम सेम पॉइंट पे हम बाय करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे हमने बाय किया, लेकिन हमने सेल इसको यहाँ पे नहीं किया, हमने सेल कर दिया यहाँ पर, सही है। यहाँ पे हमने जैसे ही सेल किया तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमने यहाँ सेल क्यों किया? क्योंकि हमें पता था कि वो वापसी नीचे आएगा हमारी इनिशियल बाइंग पोजीशन पे, जहाँ से हमें वापसी बाइंग करनी है। हमने यहाँ से वापसी बाय कर लिया, फिर हमने वापसी यहाँ सेल कर दिया। तो इस तरह हम शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं, और क्योंकि हमें पता होता है कि अब ये इस पॉइंट पे आ गया कि ये नीचे आएगा, तो हमने अपना प्रॉफिट यहाँ बुक किया, फिर हमने सेल कर दिया, फिर यहाँ बाय किया, यहाँ बुक किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बुक किया। इस तरह करते करते हमने जितना हमें पैसा इन्वेस्टिंग में बनाना था उससे हमने ज़्यादा बना लिया ट्रेडिंग में, अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं ट्रेडिंग, अगर प्रॉपर्ली चार्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स जो स्टॉक्स में होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है अपर ट्रेंड, एक अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ इसका लो है, फिर ये इसका हाई हो गया, ये इसका हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब आप बोलोगे ये हायर हाई, हायर लो क्या होता है? ये अप ट्रेंड को जो पकड़ना है उसकी पहचान है। जो एक आपका पैटर्न बन रहा होगा उसका जो हाई होगा वो पिछले हाई से बड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक हाई की पोजीशन बनी, अगला जो हाई है वो इससे बड़ा है। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक स्टॉक था, तो अगली हाई पे उसने यहाँ नीचे डंप मारा, फिर वापसी जब वो हाई पे आया तो वो 120 का हो गया, यानी इसका जो ये वाला हाई है इस हाई से बड़ा है, यानी हायर हाई। इसी तरह हायर लो। अब अगर यहाँ पर आपका स्टॉक 100 पे था हायर हाई पे, और यहाँ पे वापसी आ गया 80 पे, सही है। तो अब जब अगला वो डंप मारेगा तो वो आपका 100 पे मार रहा है डंप, ये देखें आप, ये 100 से बिल्कुल आसपास है, वो अगला आपका डंप 100 पे मार रहा है, यानी हायर लो। तो इस तरह आप अप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। डाउन ट्रेंड में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि लोअर हाई और लोअर लो। अगर आपका एक हाई ऊपर बन रहा है, यानी 100 रुपीज़ पे आपका एक हाई बन रहा है, तो अगला जो आपका हाई बनेगा वो बनेगा डाउन ट्रेंड में अराउंड, अगर 80 पे आपका एक हाई बन रहा है डाउन ट्रेंड में, तो अगला हाई आपका बनेगा 70 पे। ज़रूरी नहीं है 70 पे बने, वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, वो अपने चार्ट के हिसाब से चलता है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह डाउन ट्रेंड चलता है, यानी लोअर हाई कि जो अगला हाई है वो पिछले वाले हाई से छोटा होगा, यानी 80 से 60 तो छोटा ही है, तो ये होता है लोअर हाई। और साइडवेज ट्रेंड तो बेसिक है, बिल्कुल साइड में ट्रेंड चल रहा होगा तो वो साइडवेज ट्रेंड कहलाएगा। इसकी मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूँ तो हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू हम खोल लेते हैं, सॉरी, ठीक है, हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम देख लेते हैं, कोई भी चार्ट सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है पहले। सर्च, हम यहाँ OGDC सर्च कर लेते हैं। सही। अब यहाँ अगर मैं आपको ट्रेंड्स बना के दिखाऊँ जिसकी मैं बात कर रहा था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, तो ये आ गया आपका अप ट्रेंड, ये ऊपर गया, फिर ये यूँ आया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला हाई जो है वो इससे बड़ा है, ये वाला हाई इससे बड़ा है, सही है। और ये वाला हाई जो है वो इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, यानी हायर हाई, एच हायर हाई। और आप लो भी देख सकते हैं, ये लो, हमेशा लो ऊपर की जानिब जा रहा है, यानी हायर लो, हायर लो, सही है। ये हमारा हो गया एक अप ट्रेंड। अब हम सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड को देखें तो यहाँ हम डाउन ट्रेंड बना लेते हैं। डाउन ट्रेंड हमारा इस तरीके से बनता है, ये हमारा बन गया एक डाउन ट्रेंड, सही है। फॉर एग्जांपल अब ये हाई जो है वो इस हाई से बड़ा है, और ये अगला जो हाई हमारा बन रहा है वो छोटा हाई है, यानी हो गया लोअर हाई।
LH, सही है। और हमारा इसी तरह लो होगा कि ये लो है, वो इससे और नीचे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी हमेशा लो नीचे बना रहा है, लोअर हाई। ये हमारा लोअर हाई हो गया। ये हमने साइडवेज ट्रेंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कर लिया। अब मैं आपको साइडवेज ट्रेंड भी बना के दिखाता हूँ। साइडवेज ट्रेंड का बेसिकली जो है ना, वो हार्ट बीट की तरह चलता है, ये बिल्कुल ऐसे। कभी थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा ये, लेकिन हमेशा अपनी रेंज में आ जाएगा वापसी के। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल एक रेंज में चल रहा है। हल्का सा ऊपर गया वो, लेकिन वो वापसी अपनी रेंज में आ गया। एक बिल्कुल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बना के चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा। ये बिल्कुल अपना बना के चल रहा है, बिल्कुल एक हार्ट बीट की तरह, सही है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया, ट्रेंड्स हमने कवर कर लिए। अब हम आ जाते हैं टाइम फ्रेम्स। बेसिकली जो टाइम फ्रेम्स होती हैं वो बहुत तरीके की, बहुत सारी हो सकती हैं। 1 मिनट हो सकती है, 30 सेकंड भी टाइम फ्रेम हो सकती है, 1 आवर टाइम फ्रेम हो सकती है, 4 आवर, 1 डे, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, हर तरीके की टाइम लाइन हो सकती है। 1 वीक, 3 डे, मंथ, ईयर, सबकी टाइम लाइन हो सकती है। अब टाइम लाइन मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये रही, देखें आप। 1 सेकंड की टाइम लाइन है, फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 4 आवर। इस तरीके से टाइम लाइन चलती रहती है, टाइम फ्रेम्स चलती रहती है, सॉरी। अब टाइम फ्रेम सही। अब जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स होती हैं स्टॉक मार्केट के लिए, वो होती हैं 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 3 डे, वीक, मंथ, और फिर अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो ईयर, सही है। तो ये टाइम फ्रेम्स आप मेजर कैसे करते हैं कि भाई आपको कैसे क्या पता चलेगा कि वन आवर टाइम फ्रेम कौन सी है? उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कैंडल स्टिक्स। अब पहले हम समझ लेते हैं कैंडल स्टिक्स है क्या। कैंडल स्टिक्स जो हमारे पास है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसी चार्ट में, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये जो हमारी अलग अलग कैंडल बन रही है ना, इनको कहते हैं कैंडल स्टिक, सही है। एक एक जो हमारा ये बन रहा है ना, इनको कहते हैं हम कैंडल स्टिक, सही है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये इनको कहते हैं कैंडल स्टिक, सही है। अब ये कैंडल स्टिक्स को हम पहचानते कैसे हैं, कौन सी क्या है? तो 2 तरीके की कैंडल स्टिक्स होती है। एक होती है बुलिश कैंडल स्टिक जो कि ग्रीन होती है, और एक होती है बेरिश कैंडल स्टिक जो कि होती है रेड हमारे पास। अब इन दोनों को पहचानेंगे कैसे? अब जो ये पार्ट जो होता है ना, ये रेड पार्ट और ये ग्रीन पार्ट, ये कहलाती है इनकी बॉडी, सही है। और ये जो ऊपर वाले और नीचे वाली जो लाइनें देख रहे हैं आप, ये कहलाती है विक्स। अब बॉडी में क्या होता है, जो रेड कैंडल होगी यानी जो बेरिश कैंडल होगी, उसका जो ओपन होगा ना, यानी जहाँ से प्राइस उस डे की स्टार्ट हो रही है, जो भी टाइम फ्रेम आ रहते हैं, डे या 4 आवर्स कुछ भी, तो जहाँ से उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है ना रेड कैंडल में, वो ऊपर होगा यानी ओपन। यहाँ से अगर अगर 100 रुपीज़ पे प्राइस है, तो वो यहाँ से 100 पे स्टार्ट हुई, और एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोज़ हुई वो हुई फॉर सपोज़ 90 पे, से ये 100 से वो 90 पे गई, तो ये पूरी इसकी बॉडी पे आई। यानी ओपन जो सुबह 8:30 बजे हुई वो 100 रुपये पे हुई, और जो क्लोज़ हुई यानी शाम को 4:30 बजे जब वो क्लोज़ हुई, वो हुई 90 पे क्लोज़ हुई, यानी ओपन और क्लोज़, सही है। ऊपर से ओपन और नीचे से क्लोज़ फॉर द बेरिश कैंडल, सही है। और इसी के अगर हम अपोजिट में बात करें यानी बुलिश कैंडल की बात करें, तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी नीचे से ओपन होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल है, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी, बुलिश। तो हमारे पास जो ये चीज़ है, नीचे की जो हमारी बॉडी है वो है ओपन, और ऊपर की जो हमारी बॉडी है वो है क्लोज। यानी हमारा जो स्टॉक की प्राइस है वो 95 ऑन द डे शुरू हुई थी, यानी सुबह 8:30 बजे उसकी प्राइस 95 थी, और शाम को 4:30 बजे जो वो क्लोज़ हुई है वो हुई है आपका 100 पे, सही है। अब ये विक्स क्या है, हाई और लो क्या है? हाई और लो हमारा बताता है कि उस डे पे जो उसकी मैक्सिमम प्राइस गई और जो मिनिमम प्राइस गई वो क्या है। उधर स्टे नहीं करी प्राइस, यानी यहाँ पर और यहाँ पर प्राइस ने स्टे नहीं करा, लेकिन वो इस पॉइंट तक जा चुकी थी, यानी 100 से प्राइस 105 तक जा चुकी थी। और अगर नीचे की तरफ जाएँ तो हम 100 से प्राइस आपकी 85 तक भी जा चुकी थी।
विक्स दोनों की सेम होती है, हाई और लो बताती है कि ऊपर का मैक्सिमम पॉइंट कितना था और नीचे का मैक्सिमम पॉइंट कितना था। अगर मैं आपको यहाँ पे विक्स दिखा भी दूँ, विक्स और पूरी कैंडल दिखा भी दूँ, तो यहाँ हमारी हम देख लेते हैं ये वाली कैंडल, पहले ग्रीन कैंडल देख लेते हैं फिर रेड कैंडल भी देख लेंगे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाली कैंडल हम देख रहे हैं फिलहाल, सही है। अब आप देख सकते हैं ये प्राइस इसकी स्टार्ट हुई यहाँ से 170 समथिंग से स्टार्ट हुई इसकी प्राइस, और इसकी प्राइस ख़त्म हुई है यहाँ पर, यानी ये स्टार्ट ऑफ द डे यहाँ पर शुरू हुई और ये जो एंड हुई है इसकी प्राइस वो यहाँ पर हुई है। एक सेकेंड में आपको इसकी प्राइस जो स्टार्ट हुई वो हुई है 172.13 से, जो आप साइड में देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक में लिखा हुआ है 172.13 से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई है। ग्रीन कैंडल है, ऊपर से नीचे जाएगी, और जो इसकी प्राइस एंड हुई है डे पे वो हुई है 179 पे, यानी ऑलमोस्ट $6-7 का आपका मूव आया है। ये हमारी हो गई ग्रीन कैंडल, और इसकी आप ऊपर और नीचे विक्स देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम यहाँ तक गई है और मिनिमम ये गई है यहाँ तक, सही है। ये हो गई हमारी एक ग्रीन कैंडल। अब हम एक रेड कैंडल भी देख लेते हैं जिसकी दोनों विक्स प्रॉपर हो, ये रही, ये एक हमारी आ गई रेड कैंडल, ये आ गई रेड कैंडल, सही है। अब रेड कैंडल में आप देख लें कि प्राइस जो इसकी स्टार्ट हुई है रेड कैंडल में वो ऊपर से स्टार्ट होती है, बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से प्राइस स्टार्ट होती है रेड कैंडल में। ये आप याद रखिएगा कि रेड कैंडल में यानी प्राइस ऊपर से नीचे आएगी और ग्रीन कैंडल में यानी प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी, सही है। तो इसकी प्राइस स्टार्ट हुई है 141.93 से, और जो इसकी डे एंड पे प्राइस थी वो थी 138.42, सही, यानी कि 3-4 रुपीज़ का इसने भी मूव दिया है नीचे की साइड 141 से 138 तक। इसकी भी आप विक्स देख लें, यानी ये मैक्सिमम गया था 144 तक और ये सबसे नीचे जो आया था वो आया था 137 तक, सही है। ये हमने कर ली कैंडल स्टिक्स की बात। अब जो मैं टाइम फ्रेम्स की आपसे बात कर रहा था, ये जो एक कैंडल है ना, ये एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर डे लिखा हुआ है ना, ये हम किसी भी कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हैं। अगर हम डे पे रख रहे हैं तो एक कैंडल स्टिक एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स कर लेते हैं तो अब ये कैंडल आपने देखा चेंज हो गई, यानी कि ये एक कैंडल जो है ये 4 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक दिन में 2 कैंडल होंगी, कोई 8:30 से 12:30 और 12:30 से 4:30, 2 कैंडल होंगी। तो ये हमारी होती है कैंडल स्टिक्स और ये और टाइम फ्रेम्स, सही है। कैंडल स्टिक्स हमने पढ़ ली, एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बिलीव मी, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिया ना सही तरीके से, तो आपने समझे 50% ऑफ द जो स्टॉक ट्रेडिंग है ना उसको समझ लिया। सारा गेम जो है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। आप सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सारा गेम इसी का है। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ लिखी है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अब ये क्या रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइस, हम देख लेते हैं चार्ट पर। ये हमने 4 आवर चार्ट लिया, 4 आवर चार्ट हो कोई भी चार्ट हो, हमें तो यहाँ पे एक वो चीज़ है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या है। फॉर सपोज हमारा एक जस्ट अ सेक, फॉर सपोज हमने ये एक ठीक है, फॉर सपोज ये एक अपवेज ट्रेंड है, सही है। अब प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या है, बेसिकली हम इसका एक लेवल यहाँ पे बना लेते हैं, एक लेवल हम रेजिस्टेंस का यहाँ पे बना लेते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि जब यहाँ पर प्राइस आएगी तो हमें सेल करना है और यहाँ पर प्राइस आएगी तो हमें बाय करना है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली यहाँ पे जब भी प्राइस आई है वो पंप हुई है, सही है, यानी ऊपर गई है, अपवेज ट्रेंड में हायर हाई बनाया उसने। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी कहती है कि जब भी आप चार्ट बनाएं तो आप प्राइस के हिसाब से देखें कि कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। मैं एक और प्रॉपर चार्ट बनाऊँ अगर इसका, तो ये सही है। हम यहाँ से बाय करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे, यानी जब भी डंप आ रहा है हम वहाँ से बाय कर रहे हैं।
यानी प्राइस को देखते हुए हम बाय कर रहे हैं। ये कहती है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। अब अगर मैं इसको पूरे को रिमूव कर दूं और हम आए अपनी वही साइड पे, तो हमने प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पढ़ ली। अब यहाँ लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई तो पढ़ा था। अब मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सही है, एक सेकेंड। ये हमारे पास एक साइडवेज ट्रेंड बन रहा है, सही है। ये हमने इसकी सपोर्ट बना ली और ये हमने बना ली रेजिस्टेंस। अब डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होगी और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अब हम हिस्टोरिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी प्राइस इस पॉइंट पर आई है वो पंप करी है। ये यहाँ पर और यहाँ पर। मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ 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 यहाँ, सही है। यहाँ जब भी प्राइस आई है वो आपकी इंक्रीज़ हुई है, यानी यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, यानी यहाँ से डिमांड बढ़ी है तब प्राइस ऊपर हुई है। और जब भी यहाँ प्राइस आई है प्राइस नीचे गई है, यहाँ यहाँ, सही है। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड आपकी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो होल्डर है, अगर मैं एक स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे पास एक OGTCL का स्टॉक पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि हिस्टोरिकली प्राइस जब भी यहाँ पर आई है तो वो नीचे ही गई है। मैं यहाँ देखता हूँ, मुझे पता है कि अब यहाँ पर आएगी प्राइस तो नीचे जाएगी, तो मैं यहाँ पर अपना जो स्टॉक्स है उनको सेल कर दूँगा, यानी कि मैं अपने स्टॉक्स को मार्केट में फेंक दूँगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, सिर्फ मैं नहीं, ये सारे जो ट्रेडर्स हैं उनका माइंडसेट यही होता है कि जब भी हिस्टोरिकली हम देखते हैं प्राइस यहाँ पर आई है, नीचे ही गई, तो इस बार भी नीचे ही जाएगी वो, तो मैं यहाँ पर सेल कर दूँगा। और मैं यहाँ पर जैसे ही सेल करूँगा तो वो बाइंग प्रेशर उसका सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और वो नीचे आ जाएगी उसकी प्राइस। फिर मैं बाय कहाँ करूँगा? मैंने सेल तो कर दिया, अब मुझे वापसी बाय करना है। मैं बाय करूँगा इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकली मैंने देखा तो मुझे पता चला कि भाई इस पॉइंट पे जब भी प्राइस आ रही है वो पंप कर रही है, यानी ये है बाइंग रेंज है हमारी, ये यानी हमारी सपोर्ट रेंज है। तो मैंने इस पॉइंट पर बाय कर लिया और फिर वापसी यहाँ पर आया तो हमने इस पॉइंट पे सेल कर दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यानी रेजिस्टेंस यानी सेलर्स, यानी ऊपर से जब हम ऊपर वाली लाइन पे हमारी जब रेजिस्ट करा उसने प्राइस को तो नीचे आ गई, यानी हमने सेल कर दिया, सारे सेलर्स बैठे हुए थे उधर। और सपोर्ट यानी बायर, मतलब कि हमने नीचे वाली जब वो सपोर्ट लाइन पर आई तो हमने वहाँ बाय कर लिया, वहाँ सारे बायर बैठे हुए थे, बाइंग प्रेशर था उधर बहुत सारा। तो ये होता है हमारे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, यानी नीचे के सपोर्ट जहाँ से वो बाउंस बैक कर रहा है और ऊपर का रेजिस्टेंस जहाँ से वो प्राइस को रोक रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है, सही है। ये हमारे हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ज़ाहिर सी बात है एक उसमें तो चलता नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगा। तो वो ब्रेक करता है तो होता क्या है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं चार्ट क्लियर करता हूँ पहले, सही है। अब जैसे कि एक हमारा चल रहा है अप ट्रेंड फॉर सपोज, ये हमारा चल रहा है अप ट्रेंड, सही है। इसकी हमारी सपोर्ट कहाँ बनेगी? ये बनेगी इधर हमारी सपोर्ट और ये है हमारी रेजिस्टेंस, सही है। ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सही है। अब जैसे ही ये ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अगर हमारी इसने सपोर्ट को ब्रेक करा, यानी कि ये यूँ आया, सही है, तो जब भी ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, यानी कि नीचे वाली लाइन को आपकी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरह चला जाएगा, हमारा जो प्राइस है ना स्टॉक की, वो नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यानी उधर जब उसको बायर्स मिले ही नहीं तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ी ही नहीं। जब हम एक स्टॉक को बाय करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सही है, उसकी प्राइस बढ़ेगी क्योंकि हमें उस स्टॉक को बाय करना है। अब वहाँ पे बायर्स बैठे हुए ही नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है उस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी। ये होता है हमारा सपोर्ट को ब्रेक करने का लेवल, सपोर्ट को ब्रेक करना। फिर अगर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की बात करें तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किसी में भी हो सकता है। अगर यहाँ से हमारा स्टॉक ब्रेक करता और वो ऊपर चला जाता, तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो वो ऊपर चला जाता, सही है।
तो हम यहाँ पे एक और डाउन ट्रेंड की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर जो हमारा स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, सही है, और हमने इसकी बना ली सपोर्ट, ये बहुत बेकार सपोर्ट बन गई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमने सपोर्ट बना ली इसकी इधर, और ये हमारी है रेजिस्टेंस, सही है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई हमारी। अब अगर ये ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करेगा, यानी इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो ये हमारा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब ये इस तरफ चला जाएगा, हायर हाई हाई लो बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसने हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। सपोर्ट को ब्रेक करता तो वो नीचे जाता, रेजिस्टेंस को क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर साइडवेज ट्रेंड में है और वो उसको ब्रेक कर रहा है तो भी वो अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। मैं एक साइडवेज का ट्रेंड आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये साइडवेज ट्रेंड है, ये इसने ब्रेक करा इधर, इस पॉइंट पर इसने ब्रेक करा, लेकिन वो देखें ऊपर तो गया, लेकिन वो वापसी नीचे आ गया, अपनी वापसी लेवल को मैनेज करने लगा वो, सही है। अब इसने वापसी जो पॉइंट ब्रेक करा वो करा इसने यहाँ पे ब्रेक करा, अब ये वापसी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो ये होता है सपोर्ट और लेवल को ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हो रही है तो वो हमेशा अप जाएगी, मतलब चार्ट जो है वो अपर ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर आपकी सपोर्ट ब्रेक हो रही है तो हमेशा चार्ट जो है वो नीचे चला जाएगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो साइडवेज ट्रेंड में हो, किसी में भी हो हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक तो अप और सपोर्ट ब्रेक तो नीचे, सही है। ये हमने कर ली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की टोटल कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, यानी कि नीचे वाली लाइन जो जहाँ से बायर्स हमारे इनिशिएट हो रहे हैं वो है सपोर्ट, और ऊपर वाली लाइन जहाँ से हमारे सेलर्स इनिशिएट हो रहे हैं वो है रेजिस्टेंस। फिर हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि हम फंडामेंटल एनालिसिस को इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेंगे कि आपको समझ आए कि हाँ भाई फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे होती है। लेकिन अगर आपको उस पर फर्दर वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी आपको बना के दे दूँगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस में दो चीज़ें, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम नंबर्स हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम जो बिज़नेस का मॉडल है या ऐसी चीज़ें हैं उस पर फोकस करेंगे। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई आपकी, बाकी रेशियोज़ हो गए, वो उसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फ़ोकस करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आ गया आपका बिज़नेस मॉडल, कि भाई उस बिज़नेस का मॉडल क्या है, वो बिज़नेस मतलब करता क्या है, सस्टेनेबल है भी कि नहीं है, वो करना क्या चाह रहा है। बिज़नेस स्मॉल मार्केट कैप है तो स्मॉल मार्केट कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अभी नया लॉन्च हुआ है तो उनको सस्टेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उनका हम मॉडल देखते हैं कि भाई उसने वो करना क्या चाह रहा है, आगे उसके प्लान्स क्या है, ये सब। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि वो जो हम कंपनी जो भी स्टॉक जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा उसका जो प्रोडक्ट है, वो जो चीज़ सेल कर रहा है या जो चीज़ वो जिस चीज़ की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कितना सस्टेनेबल है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक टाइम फ्रेम तक सही है चलेगा, उसके बाद वो डंप आ जाएगा उसमें, ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी मार्केट में डिमांड है इस प्रोडक्ट की या नहीं है, आगे इनके क्या प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के इनके प्लान्स हैं, ये सब। उसके बाद आ जाता है कंपेटिटर। ये एक मेन चीज़ है, क्योंकि हम हमारे कंपेटिटर्स को हम हमारी कंपनी जिसका हमें स्टॉक बाय करना है और उसको कंपेटिटर्स को कंपेयर करते हैं कि दोनों आपस में कर क्या रहे हैं। मतलब अगर ये चीज़ एक बंदा ये कर रहा है तो दूसरा बंदा भी वो करना चाहिए, क्योंकि वो उसको कम्पीट कर रहा है, उसके मुकाबले में वो खड़ा हुआ है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह होते हैं कि हमें देखना पड़ता है कि उसका अगर कंपेटिटर अच्छा कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसके स्टॉक की प्राइस इंक्रीज़ होगी, इसके स्टॉक की नहीं होगी। तो हमें कंपेटिटर्स पे एक नज़र रखनी होती है। उसके बाद है ग्रोथ और प्लान्स। ग्रोथ और प्लान्स से यहाँ पे मतलब है कि कितनी जो हमारा जो कंपनी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है उसके प्लान्स क्या हैं, उसके फर्दर प्लान्स क्या हैं। यानी कि वो कोई प्लांट लगाना चाह रहा है, वो अपनी ग्रोथ के लिए कोई एक्सपेंशन करना चाह रहा है, कहीं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं डाल रहा है पैसा। कोई भी ऐसी चीज़ जो उस कंपनी की ग्रोथ में मदद कर रहे हैं या प्लान्स में मदद कर रहे हैं, हम उनको देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना उस कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, उससे वो कितना डिविडेंड देगा, और डिविडेंड देगा तो हमारी प्राइस स्टॉक की इफ़ेक्ट करेगी।
तो हम देखते हैं कि उसके फ्यूचर में कंपनी के प्लान्स क्या हैं, उस जो स्टॉक है उसके प्लान्स क्या हैं, तो हम उसको देखकर हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको करते हैं, क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। सही है, मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा था कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इन्वेस्टिंग के लिए होता है, यानी लॉन्ग टर्म गेम के लिए। लॉन्ग टर्म गेम के लिए हमें ऐसा तो नहीं है कि ना कि भाई अगर वो एक फॉर सपोज पेट्रोलियम की वो है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वो अगर अपना प्लांट लगा रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि ना कि उसका आज प्लांट लगे और कल उसका प्रॉफिट भी आ जाए, वो सब आ जाए और वो ग्रोथ कर जाए और हमें उसका प्रॉफिट उसका डिविडेंड मिले और उसकी स्टॉक की प्राइस अप हो नीचे हो जो भी हो। लेकिन हमें देखना तो है ना कि वो ग्रोथ कितनी कर रहा है, कि वो प्लांट लगा रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, फाइनेंसिंग एनालिसिस में इसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज में हमारे पास क्या है कि उस ब्रांड की इमेज क्या है, मतलब मार्केट में वो ब्रांड मतलब बदनाम तो नहीं हुआ। मैं आपको सीधे अल्फाज में कहूँगा कि वो ब्रांड बदनाम तो नहीं हुआ किसी चीज़ की वजह से, या पे उन पे कोई कंट्रोवर्सीज़ तो नहीं चल रही। मतलब उस ब्रांड की अच्छी इमेज होनी चाहिए। अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही होगी तो वो ब्रांड जो स्टॉक है वो लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इनके सस्टेन होने के चांसेस कम है, कि भाई इन पे इतने केसेस चल रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो वो जो हमारे सेलर्स हैं वो इनिशिएट हो जाएंगे और वो अपने जो स्टॉक्स हैं उनको बेच देंगे और हमारी जो स्टॉक की प्राइस है वो लो हो जाएगी। तो ब्रांड इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एनालिसिस के लिए। फिर है न्यूज़। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन न्यूज़ एक ऐसा फैक्टर है जो हमें फ़ौरन इंस्टेंट हमें वो देता है, हमारे स्टॉक की प्राइस पे इफेक्ट करता है। न्यूज़ का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने जो आपको शुरू में प्लांट की एग्जांपल दी कि भाई अगर ओजीडीसी एक अपना प्लांट लगा रहा है कहीं पर, तो अगर उसके प्लांट में कोई वो प्लांट कम्प्लीटली फेल हो गया उसका प्लांट, और वो एक बहुत वो ना उसका ग्रोथ उससे हो रही थी, उसकी हर चीज़ उससे हो रही थी, उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट होना था उस प्लांट से, उसका हर चीज़ होना था, लेकिन जब वो प्लांट ही फेल हो गया तो लोगों ने जहाँ वो पैसा फंसाया हुआ था कि हमें इससे प्रॉफिट बनेगा, तो वो पैसा अब जब वो प्लांट ही फेल हो गया तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो मिलेगा ही नहीं उनको। तो वो अपने स्टॉक की प्राइस छोड़ देंगे, अपना स्टॉक बेच देंगे और स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाएगी। तो ये कुछ न्यूज़ होती है जो जिस पे हमें फ़ोकस करना होता है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस अप अप डाउन हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम सिर्फ एक कंपनी की बेसिस पे भी नहीं होता ये। जैसे मैंने तो अभी ओजीडीसी की बात कही ना कि ओजीडीसी का प्लांट है ये, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्टर पे भी हो सकता है। जैसे हम सीमेंट सेक्टर ले लेते, सही है। अब लकी सीमेंट और बाकी जो भी सीमेंट है सब नीचे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि न्यूज़ फैल गई कि भाई सीमेंट पे इतना टैक्स लग गया है। अब टैक्स लगेगा तो उनका प्रॉफिट कम जनरेट होगा, डिविडेंड पे फ़र्क आएगा, तो इस सब की वजह से पूरे सीमेंट सेक्टर जो है वो नीचे आ रहा है, सही है। तो ये हमें एक जो न्यूज़ है वो हमें इंस्टेंट रिजल्ट देती है, और हमें इन पे टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ न्यूज़ पे हमें मेन फोकस रखना चाहिए हमारा। जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशोज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, हमारे पास बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, और हमारे पास हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम इनसे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अब बैलेंस शीट से क्या फ़र्क पड़ता है? बैलेंस शीट से हम देखेंगे कि भाई उसका वो कितना बना है, जो आपकी शेयर होल्डर इक्विटी देखेंगे, उसमें हम इसमें रिटेन्ड अर्निंग देखेंगे कि भाई रिटेन्ड अर्निंग इतनी है इसकी, अब इसमें से ये इतना डिविडेंड हमें देगा, सही है। तो वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी नेट इनकम में हम देख सकते हैं कि जो उसकी नेट इनकम आफ्टर टैक्स है वो कितनी बनी है। तो इस ग्रेजुअली हम देख सकते हैं इस साल इसकी इतनी नेट इनकम थी, इस साल इतनी थी, इस साल इतनी थी, तो इस साल इसका डिविडेंड भी ज़्यादा होगा। इस तरह हम देख सकते हैं उसकी नेट इनकम। फिर हम देखते हैं कैश फ्लोज़, यानी कि उसके बाद इतना कैश है, अपने लिक्विड कैश है कि वो अपने ऑपरेशंस को रन कर सके, अपने फाइनेंसिंग कर सके, यानी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, तो ही वो आगे बढ़ेगा। अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो ये 3 जो हमारी स्टेटमेंट्स है ये हमें देखना ज़रूरी लाज़मी होता है फंडामेंटल एनालिसिस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। जो ये 2 चीज़ें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल रेशियोज़। पहले फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ में आपके पास आते थे जो भी हमारे जो रेशियोज़ होते हैं जो हमें इनकम स्टेटमेंट और उससे बनते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग, डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, बाकी रिटर्न ऑन एसेट्स और एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। ये हमें बताते हैं कि उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है
जो कंपनी की वो कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो कितना आगे ग्रो करेगी, उसकी सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कि वो कितना इस महीने इस साल प्रॉफिट करेगी, कितना अगले साल प्रॉफिट करेगी, ये हम अंदाज़ा लगाते हैं थ्रू दीज रेशोज़। सही है। ये हमने बात कर ली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये हमने फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर ली। अब मैं आपको जो ओवरव्यू एक दे देता हूँ कि हमने आज किया क्या-क्या, और मैं इसको आपको लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। हमने डिस्क्लेमर किया, फिर हमने इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग किया, जिसकी मैंने आपको एक ये वाली एग्जांपल भी दे दी। सही है। फिर हमने किया यहाँ पे ट्रेंड्स की मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखा दी। टाइम फ्रेम्स हमने डिस्कस किया, कैंडलस्टिक्स डिस्कस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अभी आपको बनाकर भी लाइव बनाकर दिखा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं। वो तो हमने एक अपनी तरफ से एक चार्ट बना लिया और उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया, लेकिन मैं आपको मेन ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोल के वहाँ पे दिखाता हूँ कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो बनते कैसे हैं और वो ब्रेक कैसे होते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं कमेंट्स। ये आ गया हमारे पास चार्ट। अब मैं जैसे ही मैंने OGDC का चार्ट खोला, मुझे सामने ही एक अप ट्रेंड दिख गया। आप भी बिल्कुल सुकून से फाइंड आउट करेंगे कि ये अप ट्रेंड है। कैसे है ये अप ट्रेंड? अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन हमने ली। ये स्टॉक की प्राइस यहाँ से आ रही है और ये जा रही है यूँ। सही है। और इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस बनाऊँ तो ये बन रही है ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। सही है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी इस पार्ट पर हमारा वो आया है, स्टॉक आया है, वो बाउंस बैक हुआ है एक, फिर यहाँ पर आया वापसी बाउंस बैक हुआ। अब ये यहाँ पर आया है। अब मेरे जो एनालिसिस कहती है वो है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। सही है। ये वापसी नीचे आएगा और इस पॉइंट पे अपना वापसी सपोर्ट बनाएगा। इसने यहाँ पे बनाया है क्योंकि इसने यहाँ पर बनाया है, तो ये यहाँ पर भी बनाएगा। तो ये अप ट्रेंड में हमारी सपोर्ट की लाइन हो गई। इसी तरह रेजिस्टेंस की लाइन, यानी कि ऊपर वाली हमारी जो लाइन है वो, ये इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई है, फिर ये यहाँ इसके करीब आया और इसने रेजिस्टेंस बनाई, यानी यहाँ से ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही रुक गया। सही है। और अगला जो है हमारा, वो अभी जो हमारा स्टॉक खड़ा हुआ है OGDC, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी इससे ऊपर प्राइस जा सकती है, चांसेस हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे ही आएगी। यानी अब ये यूँ खेलता हुआ अपना यहाँ आएगा और वापसी ये सपोर्ट बना के वापसी ऊपर चला जाएगा, इस तरह खेलेगा। सही है। तो ये हमने देख ली एक अप ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं डाउन ट्रेंड में अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड भी हमें दिख गया यहाँ पर। ये हमारा हो गया एक साइडवेज ट्रेंड। चलिए साइडवेज ट्रेंड की एक और अच्छी एग्जांपल ढूंढते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। ये हमारा साइडवेज ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये भी एक हमारा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये देखिए लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह बना रहा है। ये हमारा एक डाउन ट्रेंड हो गया। फिर हम अगर प्रॉपर कोई डाउन ट्रेंड देखें तो ये रहा, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है। इस पर भी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बना के दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस सॉरी, और ये आ गई हमारी सपोर्ट। सही। ये हमारा डाउन ट्रेंड हो रहा है, यानी लोअर हाई, ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, और लोअर लो, यानी ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये हमेशा नीचे की जानिब जा रहा है। सही है। तो ये हमारा हो गया एक डाउन ट्रेंड। अब इसमें हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आप देखिए फॉलो किस तरह कर रहा है। वो पहले ये ऊपर गया, यहाँ से इसने अपनी एक वो बनाई, रेजिस्टेंस लेवल बनाया, यहाँ इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाया, फिर ये नीचे आ गया। इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, ज़रूर किया, लेकिन ये वापसी अपनी रेंज में आ गया। उसने पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया कि वो उसको डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दे, वो अपनी वापसी रेंज में आ गया और यहाँ आया। तो मुझे पता है कि यहाँ से पिछली बार भी जो सेलर्स थे वो एक्टिव हुए थे, यानी कि उन्होंने सेलिंग शुरू की थी, तो मैं भी सेल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना स्टॉक सेल कर दिया, तो वो वापसी नीचे आया, ये देखिए इधर आ गया। फिर वो वापसी यहाँ पर आया तो मैंने सेल करा, फिर वो वापसी यहाँ पर आया। तो इस तरह ये डाउन ट्रेंड में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल देख लिया।
अब मैं आपको एक और स्टॉक की देख लेते हैं, जैसे हम पीपीएल का देख लेते हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसमें हम अगर वो देखने जाएँ, इसमें भी यहाँ तो अप ट्रेंड ही बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा अप ट्रेंड है। ये देखिए, जिसकी ये सपोर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी रेजिस्टेंस। सही है। अब मैं अगर आपको ब्रेक दिखाऊं सपोर्ट का, ये हमारे पास आ गया एक ब्रेक। ये यहाँ से हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी, ये, और ये हमारी चल रही थी सपोर्ट लाइन। ये देखिए, ये यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया। अब मैंने आपको कहा था कि जब ऊपर वाली यानी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस ऊपर जाती है। ये मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, प्राइस ऊपर जाती है, यानी कि जब यहाँ पर प्राइस आई, मैं जूम कर लूँ थोड़ा, सही है, जब यहाँ पर प्राइस आई इसने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और ये ऊपर चली गई। ये देखो, बिल्कुल ये यहाँ से 95 से 94 95 से इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और ये डायरेक्ट रुकी है 127 पे जाके, यानी कि 30 समथिंग 32 समथिंग रुपीज़ का आपका फ़ायदा इन स्पैन ऑफ व्हाट 8 डेज़ टाइम, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम है तो ये मुझे 8 डेज़ लग रहे हैं, 8 डेज़ या 10 डेज़। इन स्पैन ऑफ 10 डेज़ आपका समझें कि 30 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, ऑलमोस्ट 20 to 25% का आपका प्रॉफिट हो गया। ये जो अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके विद इन 5 to 10 डेज़ आपके 125,000 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको हर चीज़ की एग्जांपल के साथ बता दिया। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग हमने कर लिया, ट्रेंड्स कर लिया, टाइम फ्रेम्स, कैंडलस्टिक्स मैंने आपको बता दी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने ब्रेकिंग का भी सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे वो भी सीख लिया, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ये सब हमने सीख ली। बाकी हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी गो थ्रू कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे वो हम करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे। कैंडलस्टिक्स पैटर्न में क्या होता है कि हम जो ये कैंडलस्टिक्स होती हैं ये रिवर्सल कब बना रही हैं कि भाई जब ये यूँ डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ये अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है मुझे। ये चीज़ें आपको अभी मुश्किल लग रही होंगी कि आप फर्दर वीडियोज़ में चलेंगे मेरे साथ तो आपको और समझ आना शुरू होगा। एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी डाउन ट्रेंड में होगा और यहाँ पे कैंडलस्टिक बनेगी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो वो जो प्राइस है उसकी वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। और अगर वो प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगी, यस अप ट्रेंड में होगी, और यहाँ पे अगर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कोई, तो वो आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। सही है, तो ये आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पता होने चाहिए, समझ आने चाहिए, वरना तो हमेशा ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही रहे या हमेशा अपवर्ड्स ही रहे, वो शिफ्ट कैसे होगा, वो काम करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत तरीके के हो सकते हैं। हैमर हो सकता है, आपका शूटिंग स्टार हो सकता है, मैंने अभी आपको दिखाया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है। इस तरीके के बहुत से पैटर्न हो सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.